औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज चैप्टर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के साथ हाजिर खिदमत है। तो चैप्टर 2 की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 आज हम पहले आपसे डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 2 के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ों का एक्सपोजर डेवलप करने की कोशिश की थी। तो मैं आपको थोड़ा इसका रेफरेंस कोट करता हूँ कि हमने जो कॉस्ट फ्लो के हवाले से एक डायग्राम को हमने डिस्कस किया था, तो मैं चाहूँगा आप उसको रिकॉल करें और उसको रिकॉल करके जब आप इस स्पेसिमेन की तरफ, जब हम डिस्कशन की तरफ जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह वो फुली बहुत जल्दी ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बहुत आसानी के साथ आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वही अगेन आपसे बात करूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर ये जो हमने फॉर्मेट बनाया है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बेसिकली आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो अपने नाम से जाहिर है कि हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी स्पेसिफाइड पीरियड एज पर मैनेजमेंट पॉलिसी कि हमने उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितनी प्रोडक्शन कर ली है। और हमने जैसा कि आपको बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस भी एसरटेनमेंट एंड कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट की तरफ होता है। तो ये चीज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा माउन और मददगार साबित होती है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट की तरफ डिस्कशन से पहले बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कॉस्ट फ्लो के हवाले से बात करूँगा। तो आपने वहाँ जब उस डायग्राम को देखा होगा तो गौर करा होगा कि हमने किस तरीके से मार्केट से कुछ रॉ मटेरियल परचेज़ किया था। तो आप उसकी कंपटीशन देखें, हमने बहुत डिटेल में वहाँ डिस्कस की थी कि किस तरीके से हमने वहाँ से रॉ मटेरियल परचेज़ किया। तो जब हम वहाँ से मटेरियल परचेज़ करके अपनी फैक्ट्री के वेयर हाउस में, रॉ मटेरियल के वेयर हाउस में लेकर आए और वहाँ से हमने कुछ रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र किया टू फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रॉ मटेरियल यूज्ड कहलाता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि फैक्ट्री में जाने वाला जितना भी माल है प्रोडक्शन के लिए वो रॉ मटेरियल यूज़ है। उसके बाद हमने फैक्ट्री के अंदर जो लेबर थी, जो फैक्ट्री वेजेस थी, वो हमने इसके ऊपर एम्प्लॉय की। तो हमारे पास मटेरियल और लेबर को टोटल करने के बाद जो अमाउंट आई वो हमारी प्राइम कॉस्ट आई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कनेक्ट कर रहे होंगे हमारे पिछले लेक्चर के साथ। फिर उसके बाद हमने बात की थी आपसे फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है ये तकरीबन छोटी छोटी इनडायरेक्ट जितनी भी एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन तमाम के तमाम को ऐड करने के बाद हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड आता है। तो अब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर एक तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट मटीरियल भी है, इनडायरेक्ट लेबर भी है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट कहाँ होता है, फैक्ट्री के अंदर होता है। फैक्ट्री सप्लाइज के हवाले से अगर बात करें, जो फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाली सप्लाइज हैं वो तमाम की तमाम आपकी यूज़ होती हैं। कहाँ यूज़ होती हैं, फैक्ट्री के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं। इसी तरीके से फैक्ट्री यूटिलिटीज़, गैस के, बिजली के, पानी के जितने भी बिल्स होते हैं वो यूटिलिटीज़ कहलाते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री का जो मैनेजर होता है, जो सुपरवाइज़र होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, प्रोडक्शन इंचार्ज होता है, उसकी सैलरी भी इसी का हिस्सा बन जाती है। तो इसके अलावा और भी कुछ कंपोनेंट्स आपको मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। जो प्रोडक्शन यूनिट लगा हुआ है आपका, तो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कंपोनेंट्स आपके समझ आए होंगे। आगे मज़ीद मैं आपसे बात करूँगा कि किस तरीके से हमने इसको शेड्यूल किया है, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म दी है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने डिस्कशन की थी कि हमारे पास प्रोडक्शन के जो बेसिकली जो 3 एलिमेंट्स हैं वो हैं आपके मटेरियल, वो है आपका लेबर और वो है आपका फैक्ट्री ओवरहेड। तो सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हमने कितना माल फैक्ट्री के अंदर ट्रांसफ़र किया प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। तो इसके लिए हमने एक हेडिंग डाली जिसे हमने कहा रॉ मटेरियल यूज्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो आपके पास सबसे पहले कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल वेयर हाउस के अंदर मौजूद होता है। अगर नहीं होता तो रॉ मटेरियल ओपनिंग को लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो वी आर एज्यूमिंग दैट के हमारा जो बिज़नेस है वो प्रीवियस प्रोडक्शन पीरियड से इस करंट प्रोडक्शन पीरियड के अंदर हम आए हैं
और हमारे पास कुछ ना कुछ माल स्टॉक में मौजूद था रॉ मटेरियल का, तो इसीलिए जो पिछले पीरियड का प्रीवियस पीरियड का एंडिंग था वो इस पीरियड का ओपनिंग बन गया। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग के बाद हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है नेट परचेज की। आपको फिर हम रेफरेंस दे रहे हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर की तरफ, कॉस्ट लो के हवाले से आप इसको चेक कीजिएगा। फिर हम बात करते हैं नेट परचेज की। नेट परचेज अगेन हमने निकालने का तरीका आपको बताया था कि ग्रॉस परचेज में ऐड करते हैं आप ट्रांसपोर्टेशन इन, तो आपके पास डिलीवर्ड कॉस्ट आ जाती है। डिलीवर्ड कॉस्ट में से आप लेस करते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट, तो आपके पास नेट परचेज आ जाता है। फिर इस नेट परचेज को हम ऐड कर लेते हैं अपने रॉ मटेरियल बिगनिंग के साथ। तो इस वक्त हमारे पास करंटली जो रॉ मटेरियल के वेयर हाउस में इस्तेमाल के लिए माल मौजूद है, इनका टोटल ये आ गया और इसे हमने कहा रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इसके बाद यहाँ से हमारे पास कुछ स्टिल इन स्टॉक रह जाएगा माल, और बाकी माल हमने फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफ़र कर दिया होगा। तो इस वक्त करंटली वेयर हाउस के अंदर रॉ मटेरियल वेयर हाउस के अंदर जो माल आपके पास रह गया इन स्टॉक वो रॉ मटेरियल एंडिंग कहलाया, और बाकी जो हमने फैक्ट्री ट्रांसफ़र कर दिया वो रॉ मटेरियल यूज्ड के तौर पे हमारे सामने आया। अगेन फिर हम बात कर लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर विच विल बी गिवन टू यू। अभी किस तरह दी जा सकती है, ये आपको डायरेक्ट भी अमाउंट दी जा सकती है, ये आपको किसी ना किसी तरीके से किसी रेट के थ्रू आपको दी जा सकती है। तो डिपेंड करता है, इंशाल्लाह आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आपको हमने बताया था बेसिकली ये आपके डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है उनका कॉम्बिनेशन होता है, उनका टोटल होता है, जिसमें आपका रॉ मटेरियल यूज, जिससे आप डायरेक्ट मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट लेबर आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो इन दोनों को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट इज द कॉस्ट विच कवर्स द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट। तो अगेन हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गई। इस प्राइम कॉस्ट के साथ हमने तमाम के तमाम फैक्ट्री ओवरहेड्स के कंपोनेंट्स को ऐड किया आपस में, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो हमारे पास आया हमने प्राइम कॉस्ट के साथ उसको यहाँ ऐड कराया, तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगेन आप पिछले लेक्चर की तरफ हम आपको रेफर करते हैं, तो हमने आपको बताया था कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो आपने करंट प्रोडक्शन पीरियड के अंदर इनकर्ड की होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास आ जाएगी व्हेन यू ऐड दिस थ्री कंपोनेंट्स। तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की जो नेचर है वो अगेन वर्क इन प्रोसेस की ही नेचर है, क्योंकि ये फैक्ट्री के अंदर इस वक्त मौजूद है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट जो कि इस वक्त फैक्ट्री के अंदर इन प्रोसेस है। आगे चलते हैं। इसी तरीके से चूंकि हम प्रीवियस प्रोडक्शन पीरियड से चीज़ों को कैरी कर रहे हैं, बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो जो पिछले पीरियड का प्रीवियस पीरियड का एंडिंग वर्क इन प्रोसेस था या गुड्स इन प्रोग्रेस था, वो हमारे पास इस पीरियड का बिगिनिंग बन गया या ओपनिंग बन गया। तो करंट पीरियड के अंदर जो कॉस्ट हमने इनकर्ड की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसमें ऐड करा हमने गुड्स इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग, तो हमारे पास टोटल वर्क इन प्रोसेस आ गया। यानी कि इतना माल जो हमारे पास फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन में मौजूद है। अब यहाँ से भी इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। कुछ माल आपका इस वक्त भी प्रोडक्शन में ही मौजूद होगा, फैक्ट्री में ही मौजूद होगा, तो उसे हमने नाम दिया वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। और बाकी जो हमने ट्रांसफ़र कर दिया फिनिश गुड्स के वेयर हाउस फिनिश गुड्स की फॉर्म में, वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो याद रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बेसिकली इज द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये तमाम की तमाम बातें आपकी यहाँ तक समझ आई होंगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।